हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज वाली वीडियो में पढ़ेंगे भारत के विशाल मैदान के बारे में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है भारत का विशाल मैदान। तो विशाल मैदान जो है इसकी अवस्थिति सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो विशाल मैदान जो है इसकी अवस्थिति जो है हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य पाई जाती है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। ये है प्रायद्वीपीय पठार। और सबसे उत्तर में जो श्रृंखला अवस्थित है जिसे हिमालय पर्वतीय श्रृंखला कहा जाता है या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से नदियां उद्गमित होने के बाद मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। तो ये क्या है? गंगा नदी में आकर ज़्यादातर जो नदियां हैं आकर मिलती हैं। तो इनके द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप के जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये जो विशाल मैदान का निर्माण हुआ है गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप के जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो इस मैदान को कहा जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में इसे जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा यहाँ पर मुख्यतः लाए गए अवसादों के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये जो मैदान है तो इसकी चौड़ाई है, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर। 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान चौड़ा है। तो जो 500 किलोमीटर की चौड़ाई देखने को मिलती है इसके पश्चिमी क्षेत्र में पंजाब हरियाणा राजस्थान वाले क्षेत्र में ये अत्यधिक चौड़ा है तथा असम वाले क्षेत्र में इस मैदान की चौड़ाई कम हो जाती है। तो इस मैदान को, ये जो विशाल मैदान है तो इसको संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर जब इसमें हम लोग वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डाल लेते हैं कि संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मैदान का वर्गीकरण। हेडिंग डालते हैं संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मैदान का वर्गीकरण। संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मैदान को मुख्यतः भावर के मैदान, तराई के मैदान, बांगर और खादर के मैदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो डेल्टा का मैदान होता है तो डेल्टा का मैदान खादर मैदान का ही निम्न भूमि क्षेत्र विस्तार के रूप में इसे देखा जाता है। तो इन 4 संरचनात्मक मैदानों को हम लोग देखेंगे। तो इसको भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिर से एक डायग्राम बनाएंगे। सबसे उत्तर में है हिमालय, महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर इसके बाद सबसे दक्षिणी जो श्रेणी है उसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय के बाद विशाल मैदान का
निर्माण पाया जाता है। डायग्राम भी साथ साथ बनाते चलिए। कुछ इस तरह से मैदान का निर्माण हुआ है। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, तो जब शिवालिक हिमालय को पार करके मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर और पत्थरों को लाती हैं। तो सबसे पहले शिवालिक हिमालय से जब नदियाँ निकलती हैं तो यहाँ जहाँ बड़े बड़े पत्थरों का जमाव पाया जाता है, तो वहाँ पर एक मैदान का निर्माण होता है, तो जिसे कहा जाता है, ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है भाबर का मैदान। भाबर का मैदान, इसको हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद भाबर के मैदान के दक्षिण में, भाबर के मैदान के दक्षिण में जिस मैदान का प्रभाव पाया जाता है उसे कहा जाता है तराई का मैदान। तराई का मैदान। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बांगर के मैदान को। तो बांगर का जो मैदान होता है, तो जैसे ये क्या है, ऐसे कोई मैदान है, तो जो उच्च भूमि क्षेत्र होता है, उच्च भूमि जो क्षेत्र होता है जहाँ पर वर्तमान में बाढ़ का प्रभाव निर्मित नहीं होता है, तो उसे कहा जाता है बांगर का मैदान। बांगर का मैदान। किंतु जो निम्न भूमि क्षेत्र होता है, निम्न भूमि क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ का प्रभाव प्रतिवर्ष निर्मित होता है, उसे कहा जाता है खादर का मैदान। और समुद्र तट के निकट जिस मैदान का प्रभाव देखने को मिलता है उसे कहा जाता है डेल्टा का मैदान। तो इनको हम लोग बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भाबर के मैदान को। तो हेडिंग डालिए भाबर का मैदान। हेडिंग डालिए भाबर का मैदान। यह शिवालिक के गिरिपदी क्षेत्र में, यह शिवालिक के, जो शिवालिक हिमालय है उसके दक्षिण में इसका विस्तार पाया जाता है। यह शिवालिक के गिरिपद क्षेत्रों में पश्चिम में सिंधु नदी जो प्रवाहित होती है, पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता, पूर्व में तीस्ता के मध्य 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। तो जो भाबर का मैदान है, तो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी के मध्य 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ बड़ी मात्रा में कंकड़ पत्थर और
बजरी का जमाव देखने को मिलता है। यहाँ बड़ी मात्रा में कंकड़, पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर इत्यादि का जमाव पाया जाता है। होता क्या है, तो जिससे जो शिवालिक हिमालय से नदियां निकलती हैं, तो यहाँ पर जो छोटी नदियां हैं तो यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं भावर के मैदान में। भावर के मैदान में छोटी नदियां विलुप्त हो जाती हैं, तो जिसमें छोटी नदियां विलुप्त हो जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं तराई के मैदान को। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, तराई का मैदान। तराई का मैदान, तो जो तराई का मैदान है तो इसकी अवस्थिति भावर के मैदान के दक्षिण में उसके समानांतर पाई जाती है। भावर के दक्षिण में भावर का मैदान जो है उसके दक्षिण में इसकी जो चौड़ाई है तराई के मैदान की 15 से 30 किलोमीटर के मध्य इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र। तो यहाँ जो भावर के मैदान में जो नदियाँ छोटी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तो यहाँ पर तराई वाले मैदान में सतह पर आ जाती हैं, तो जिसके कारण यहाँ पर जल फैलता है, तो जिससे दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। दलदली क्षेत्र तराई कहलाता है। तो यहाँ क्या है, अत्यधिक नमी, अत्यधिक नमी, घने वन, घने वन होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता अत्यधिक समृद्ध रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पर होता क्या है, दलदली मैदान वाले क्षेत्रों में या तराई क्षेत्रों में तो जल जमाव के कारण यहाँ पर मच्छरों से होने वाली कई जो बीमारियां हैं तो यहाँ पर बारिश के समय में पनपती हैं। तो जैसे जापानी इंसेफ्लाइटिस जो रोग है तो यहाँ पर प्रमुख रूप से समस्या रहा है। तो इन क्षेत्रों में मच्छरों से होने वाले रोग
मच्छरों से होने वाले रोग स्वास्थ्य के संदर्भ में एक प्रमुख चुनौती है। एक प्रमुख चुनौती है। तो होता क्या है कि यहाँ वर्तमान में तराई वाले क्षेत्रों में वनों का अत्यधिक कटाव किया गया है। तो वनों के अत्यधिक कटाव करने से यहाँ पर कृषि क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में वनों को काटकर कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। तो ये हो गया तराई के मैदान के बारे में। तो जो तराई का मैदान है तो इसकी अवस्थिति भावर के मैदान के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में एक दलदली क्षेत्र के रूप में तराई के मैदान की अवस्थिति पाई जाती है। तो यहाँ पर अत्यधिक समृद्ध जैव विविधता देखने को मिलती है तथा यहाँ पर मच्छरों से होने वाली जो विभिन्न रोग जनित समस्याएं हैं वो इस क्षेत्र के लिए एक चुनौती रही हैं। और साथ ही साथ इस क्षेत्र में वनों के कटाव से कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। तो ये हो गया तराई के मैदान के बारे में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मैदान जिसे कहा जाता है बांगर का मैदान। देखते हैं बांगर के मैदान को, हेडिंग डालते हैं बांगर का मैदान। तो जो बांगर का मैदान होता है वो विशेषता पुरानी जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र होता है। तो जहाँ पर पहले कभी बाढ़ का प्रभाव रहा होगा किंतु वर्तमान में ऊंचा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बाढ़ का प्रभाव निर्मित नहीं होता है। तो जिसके कारण यहाँ पर कैल्सीकरण की प्रक्रिया का भी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र होते हैं तो जहाँ पर बाढ़ का प्रभाव तो निर्मित नहीं होता, साथ ही साथ ये शुष्क क्षेत्र में होने के कारण इनमें कैल्सीकरण की प्रक्रिया के कारण तो यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो लवड़ी प्रकार की और क्षारीय प्रकृति की यहाँ पर मृदा पाई जाती है। जैसे भारत का पंजाब और हरियाणा प्रदेश है तो यहाँ पर इस मृदा का प्रभाव पाया जाता है। और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इस मृदा का प्रभाव देखने को मिलता है। देखते हैं बांगर के मैदान के बारे में। तो ऐसा मैदानी क्षेत्र जहाँ पुरानी जलोढ़ मृदा का प्रभाव पाया जाता है। ऐसे मैदानी क्षेत्रों में
ऐसे मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में बाढ़ का प्रभाव उत्पन्न न होने के कारण नवीन जलोढ़ मृदा का अभाव पाया जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा का अभाव पाया जाता है। तो ये जो बांगर का मैदान है, तो इसका प्रभाव देखने को मिलता है अर्ध शुष्क क्षेत्र में। तो अर्ध शुष्क क्षेत्र में अर्ध शुष्क क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण अर्ध शुष्क क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण कैल्सीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव निर्मित होता है। तो कैल्सीकरण की जो प्रक्रिया है, तो ये इसमें क्या होता है कि मृदा की निचली परतों से जो जल है, जल अपने साथ लवणों को घुलाकर मृदा की ऊपर की परतों में आता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है कैल्सीकरण की प्रक्रिया। तो कैल्सीकरण की प्रक्रिया में जब मृदा की निचली परतों से जल अपने साथ लवणों को घुलाकर मृदा की ऊपरी परतों में लाकर जमा करता है, तो जिससे इस क्षेत्र की मृदा लवणी प्रकृति की हो जाती है। परिणाम स्वरूप ऐसे मृदा क्षेत्र में चूनायुक्त कणों की अधिकता होती है। चूनायुक्त कणों की अधिकता होती है, तो जिन्हें रेह या कल्लर के रूप में जाना जाता है। इन्हें रेह या कलहर, ये छोटी छोटी कंकड़ या गुटिकाएं होती हैं, इन्हें रेह या कलहर कहा जाता है। तो ये हो गया खादर के बांगर के मैदान के बारे में। अब हम लोग देखते हैं बांगर के मैदान के बाद खादर के मैदान के बारे में। तो खादर का जो मैदान है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। खादर के मैदान को और डेल्टा के मैदान को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे जो मैदान है, तो मैदान को अभी तक हम लोग देख रहे थे संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर।
फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे तो जो विशाल मैदान है इसको प्रादेशिक या क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर विशाल मैदान का वर्गीकरण। जो प्रादेशिक विशेषताओं के आधार का जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो इसको मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो जैसे राजस्थान का मैदान, फिर इसके बाद पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो 4 मैदानों का हम लोग प्रादेशिक आधार पर अध्ययन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।